तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 21 एंड एग्जाम्पल नंबर 22। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 21 एंड 22 ये वर्ड प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो आपको इनको बहुत अच्छी तरीके से पहले तो क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और उसी के अकॉर्डिंगली हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 21 में क्या कह रहा है? ठीक है, कह रहा है कि रवि ऑब्टेन्ड द 70 एंड 75 मार्क्स इन द फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। ठीक है, क्या कह रहा है कि रवि जो है उसने फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स लेके आया हुआ है? 70, ठीक है, फर्स्ट टेस्ट में, एंड 75 इन द सेकंड यूनिट टेस्ट। ठीक है, देन क्या बोल रहा है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स he should get in the third test to have an average of at least 60 marks, है ना। तो हमें क्या निकालना है कि उसको थर्ड यूनिट टेस्ट में अगर उसने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 70 और सेकंड यूनिट टेस्ट में अगर 75 मार्क्स लिए हुए हैं, ठीक है, तो हमें ये निकालना है कि उसको थर्ड यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स निकालने पड़ेंगे जब उसका एवरेज जो है वो कितने का बनेगा? 60 का। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि क्या कह रहा है कि इसने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 70 लिया हुआ है और सेकंड यूनिट टेस्ट में कितना लिया हुआ है? 75 लेना है, लिया हुआ है। ठीक है, तो उसे थर्ड यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे जब, ठीक है, ताकि उसका एवरेज जो है वो कम से कम, ठीक है ना, उसका एवरेज जो हो वो कम से कम, एटलीस्ट बोला गया है, मतलब क्या है? कम से कम। ठीक है, कम से कम कितने मार्क्स का होना चाहिए? 60 मार्क्स का होना चाहिए। उससे कम बनेगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, कम से कम 60 या तो फिर उससे ज्यादा। बात आ रही है समझ में? ठीक है, कि उसका जो एवरेज है वो कम से कम कितना होना चाहिए? मिनिमम 60 होना चाहिए या तो फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, 60 से लेस नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या किया हुआ है कि 2 यूनिट टेस्ट के आपको मार्क्स दिए हुए हैं और कह रहा है कि फाइंड द मार्क्स ऑफ द थर्ड यूनिट टेस्ट सो दैट उसका जो एवरेज है वो कम से कम कितने का बनना चाहिए? 60 मार्क्स का बनना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सोल्यूशन लिखिएगा। ठीक है, लिखिएगा सोल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 21। ठीक है, सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, लेट, ठीक है, लेट हमें क्या निकालना है? थर्ड यूनिट टेस्ट के मार्क्स निकालने। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? किसी अननोन को अज्यूम करेंगे कि दैट विल बी द मार्क्स ऑफ थर्ड यूनिट टेस्ट। ठीक है, सो लेट, ठीक है, लेट एक्स बी द, ठीक है, लेट एक्स बी द मार्क्स, ठीक है, लेट एक्स बी द मार्क्स स्कोर्ड, ठीक है, स्कोर्ड बाय रवि। ठीक है, लेट एक्स बी द मार्क्स, ठीक है, स्कोर्ड बाय रवि, ठीक है, रवि इन थर्ड, ठीक है, इन थर्ड यूनिट टेस्ट। ठीक है, लेट एक्स बी द मार्क्स स्कोर्ड बाय रवि इन थर्ड यूनिट टेस्ट। ठीक है, तो यहां पे देखो, ठीक है, हमने क्या अज्यूम किया यहाँ पे कि x जो है वो क्या है? थर्ड यूनिट टेस्ट के मार्क्स है, किसके? रवि के। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? कितनी टेस्ट है? टोटल 3 टेस्ट है ना, यूनिट 1, यूनिट 2, ठीक है, एंड देन क्या है? थर्ड यूनिट टेस्ट। मतलब टोटल कितनी टेस्ट है? 3 टेस्ट है। तो अगर मुझे सारी टेस्ट का एवरेज निकालना है ना, अगर मुझे सारे मार्क्स लेके एवरेज निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 70 मार्क्स है, सेकंड यूनिट टेस्ट में कितने हैं? 75 है, और हमने यहाँ पे क्या किया है कि थर्ड यूनिट टेस्ट में हमने अज्यूम किया है कि उसने कितने मार्क्स स्कोर किए हुए? x। तो अगर मुझे एवरेज मार्क्स निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक है, एवरेज, ठीक है, एवरेज स्कोर बोलो या फिर एवरेज मार्क्स बोलो, एवरेज स्कोर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है, देखो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितनी है? 3 है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितनी है? 3 है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तीनों टेस्ट के मार्क्स को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे देखो, है ना, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स है? 70 है, प्लस थर्ड सेकंड यूनिट टेस्ट में कितने हैं? 75 है, और थर्ड इसमें हमने कितना अज्यूम किया हुआ है कि वो x है, और इसको में क्या करना पड़ेगा? टोटल नंबर ऑफ टेस्ट, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितनी है? 3, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एवरेज स्कोर किसका? रवि का। ठीक है, एवरेज स्कोर ऑफ द रवि इज 70 प्लस 75 प्लस x डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये जो एवरेज है ना, ये जो एवरेज है वो कम से कम, मतलब मिनिमम कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए? 60। उससे ज्यादा रहेगा तो चलेगा, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। तो यहां पे देयरफॉर, ठीक है, सिंस, ठीक है, सिंस, ठीक है, सिंस एवरेज, ठीक है, एवरेज, ठीक है, एवरेज मस्ट बी, ठीक है, मस्ट बी, ठीक है, मस्ट बी एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट 60, है ना। एवरेज जो है वो कम से कम कितना होना चाहिए? 60 मार्क्स का होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे देखो, ठीक है, अब यहां पे देखो, सो दैट मींस एवरेज, ठीक है, एवरेज, ठीक है, एवरेज स्कोर, ठीक है, एवरेज स्कोर ये कैसा होना चाहिए? देखो, अब एवरेज मार्क्स जो है ना वो कम से कम 60 है, तो यहां पे अगर मुझे इनइक्वालिटी लगानी है तो मैं कैसे लगाऊंगा? ठीक है, बात समझने की कोशिश करो कि यहां पे एवरेज मार्क्स जो है ना वो कम से कम 60 है, मतलब मिनिमम 60,
मिनिमम 60 हो सकता है, उससे ज्यादा रहेगा तो चलेगा, लेकिन उससे कम नहीं हो सकता है। तो ये दिखाने के लिए मुझे क्या इनइक्वालिटी यूज करना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, है ना। ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब क्या है कि वो 60 के साथ इक्वल होगा या तो फिर क्या होगा 60 से ज्यादा होगा, लेकिन 60 से कम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। यही तो ये कह रहा है कि कम से कम कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली हम लोग इनइक्वालिटी क्या लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एवरेज स्कोर जो है कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये जो एवरेज स्कोर है वो हमने निकाल के रखा हुआ है, कितना है 70 प्लस 75, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस x डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 60, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट 60। अब हमें कितना क्या निकालना है कि x के जो मार्क्स है वो कितने होंगे, ठीक है, हमें थर्ड यूनिट टेस्ट के मार्क्स निकालने हैं, किसके, रवि के। तो इसको अगर हम सॉल्व करें इस इनइक्वालिटी को, तो यहाँ पे देखो 70 प्लस 75 कितना हो जाएगा, 145, है ना, कितना होना चाहिए 145 प्लस x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 को हम लोग उधर शिफ्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 इंटू 60, है ना, कितना होना चाहिए 3 इंटू 60, ठीक है। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो, ठीक है, ये 145 प्लस x है जो एज इट इज रहेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे देखो 3 इंटू 60 कितना हो जाएगा 180, है ना, कितना होना चाहिए 180। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इंप्लाइज, ठीक है, इंप्लाइज ये जो 145 है ना उसको हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180, ठीक है, 180 माइनस, ठीक है, 180 माइनस कितना हो जाएगा 145, है ना, 180 माइनस 145। तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, x इज, ठीक है, क्या मिलेगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, 180 माइनस 45 कितना होना चाहिए भाई साहब 35, है ना, कितना होना चाहिए 35। तो इसका मतलब क्या है कि रवि को 60 मार्क्स एवरेज बनाने के लिए, कम से कम 60 मार्क्स एवरेज बनाने के लिए उसको कम से कम कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे, कम से कम कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे 35, है ना, मिनिमम कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे 35। तो आप सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, हेंस, ठीक है, हेंस रवि, ठीक है, रवि हैज टू स्कोर, ठीक है, हैज टू स्कोर मिनिमम ऑफ, ठीक है, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम, ठीक है ना, मिनिमम 35 मार्क्स, 35 मार्क्स इन थर्ड यूनिट टेस्ट, इन थर्ड यूनिट टेस्ट, ठीक है, यूनिट टेस्ट टू स्कोर, टू हैव एन एवरेज ऑफ 60 मार्क्स, टू हैव एन एवरेज ऑफ 60 मार्क्स, ठीक है। तो कहानी आपको पकड़ में आ गई, ठीक है, कि रवि को थर्ड यूनिट टेस्ट में कम से कम कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे, कम से कम, अगर वो मिनिमम के बारे में सोचे, ज्यादा से ज्यादा तो ले सकता है, जितना चाहे उतना लेगा, लेकिन कम से कम 60 का एवरेज बनाने के लिए उसे कम से कम कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे भाई साहब, 35 मार्क्स लेने पड़ेंगे। क्या कहानी पकड़ में आ रही है, ठीक है। तो यहां पे देखो, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्या दिया था कि उसने 2 यूनिट्स मार्क्स में कितने मार्क्स स्कोर किए हुए हैं, और आपको क्या निकालना था कि उसने थर्ड यूनिट टेस्ट में, ठीक है, उसके थर्ड यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स होने चाहिए ताकि उसका जो एवरेज है वो कम से कम 60 मार्क्स का बने। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इनइक्वालिटी का यूज किया, और ये इनइक्वालिटी किस टाइप की इनइक्वालिटी है, स्लैक इनइक्वालिटी है, मतलब कम से कम या तो फिर उससे ज्यादा, है ना, कम से कम एवरेज बनाने के लिए उसको 35 मार्क्स लेना पड़ेगा, या तो फिर वो 35 से ज्यादा ले सकता है, लेकिन 35 से कम अगर लेगा तो उसका एवरेज जो है वो 60 बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो उसको कम से कम कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे, 35 मार्क्स लेने पड़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, एग्जांपल नंबर 22, ठीक है ना, एग्जांपल नंबर 22। तो यहां पे देखो एग्जांपल नंबर 22 क्या कह रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन को रीड करके ना आपको उसको समझना है कि उसमें हम कौन सी इनइक्वालिटी डाल सकते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। जैसे यहां पे देखो हमने देखा एटलीस्ट 60 मार्क्स, तो जब भी हमारे पास एटलीस्ट मतलब आया कम से कम, तो कम से कम के लिए हम क्या इनइक्वालिटी यूज करेंगे, कम से कम क्या मतलब क्या हो गया कि वो ओकेजनली इक्वल भी होगा, है ना, ओकेजनली वो क्या होगा, कभी कभी इक्वल भी होगा। जैसे यहां पे देखो एटलीस्ट 60 बोला था, तो हमने इनइक्वालिटी क्या यूज किया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू यूज किया। क्यों, क्योंकि इसी का मतलब हो गया ना कम से कम, मतलब कम से कम 60 या तो फिर 60 से ज्यादा, उसके नीचे वाली बात हुआ तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। अब बढ़ते एग्जांपल नंबर 22 की तरफ, ठीक है ना। क्या कह रहा है, टू रिसीव द ग्रेड ए in a course one must obtain an average of 90 marks
और मोर इन द 5 एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये कि ए ग्रेड लेने के लिए, किसी कोर्स में ए ग्रेड लेने के लिए आपको कम से कम कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे? 90 मार्क्स या तो फिर ज्यादा। अगेन सेम, एटलीस्ट मिनिमम 95, मिनिमम 90 या तो फिर मोर देन 90, है ना, मोर देन 90। एंड टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस कितनी है? इन 5 एग्जामिनेशंस, है ना, टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस कितनी है? 5। तो ये क्या कह रहा है कि किसी भी कोर्स में, ठीक है, इन एनी कोर्स, ठीक है, इन एनी कोर्स टू ग्रेड, ठीक है, टू गेट द ग्रेड ऑफ ए, ग्रेड ए, ठीक है, किसी भी कोर्स में ए ग्रेड लेने के लिए कम से कम, ठीक है, मिनिमम एवरेज मार्क्स कितने होने चाहिए? 90 या तो फिर उससे ज्यादा। उससे कम रहेगा तो ग्रेड ए नहीं मिलेगा। ठीक है, देन क्या कह रहा है? इफ सुनीताज मार्क्स इन द फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस आर, अगर सुनीता के फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस में मार्क्स 87, 92, 94 एंड 95 है, तो फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन द 5th एग्जामिनेशन टू गेट द ग्रेड ए इन द कोर्स, ठीक है, इन दी कोर्स। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 21 और एग्जाम्पल नंबर 22 को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों आपको सेम तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, दोनों इसमें आपको सेम ही करना है। ठीक है, किसी एक एग्जाम के मार्क्स आपको निकालने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे यूनिट टेस्ट था, आपको यहाँ पे एग्जाम दिया हुआ है। ठीक है, अब पूछने का सिर्फ तरीका जो है ना वो डिफरेंट है, पूछने का तरीका जो है क्या है? डिफरेंट है, लेकिन निकालना तो हमें फाइनली मार्क्स ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि किसी भी कोर्स में ए ग्रेड लेने के लिए, मतलब इस कोर्स में ए ग्रेड लेने के लिए कम से कम 90 या तो फिर उससे ज्यादा, है ना, कम से कम मतलब क्या? एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन मोर, या फिर कम से कम 90 या तो फिर उससे ज्यादा। उससे कम मिला तो बात नहीं बनेगी, तो फिर से यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या लगेगी? ग्रेटर देन इक्वल टू लगेगी। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे क्या दी है कि ये जो सुनीता है ना, सुनीता के फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस में मार्क्स आपको दिए हुए 84, 92, 94 एंड 95। तो आपको क्या निकालना है कि 5th एग्जामिनेशन में उसके कितने मार्क्स आने चाहिए टू गेट द ग्रेड ए इन द एग्जामिनेशन, है ना, मतलब 5th एग्जामिनेशन में उसको कितने मार्क्स, मिनिमम कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे ताकि उसको एग्जाम में क्या मिले? ए ग्रेड मिले, ये आपको निकालना है। ठीक है, और अगेन एवरेज कैसे बनेगा? ठीक है, एवरेज कैसे बनेगा? टोटल नंबर ऑफ मार्क्स देखो 85, 92, 94 एंड 95, 5th इसमें हम लोग अज्यूम करेंगे कि 5th एग्जामिनेशन में उसको कुछ मार्क्स मिले, वो हम लोग अज्यूम करेंगे। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस कितनी है? 5, है ना, तो एवरेज स्कोर कैसे बनेगा? टोटल नंबर ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 22। ठीक है, लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 22। ठीक है, सो लेट x be the marks, ठीक है, let x be the marks obtained by Sunita, let x be the marks obtained by Sunita, ठीक है, in 5th examination, ठीक है, in 5th examination। ठीक है, so let x be the marks obtained by the Sunita in 5th examination। ठीक है, तो देखो टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस कितनी है? 5 है। तो एक फर्स्ट एग्जाम में उसको 84 मिल रहे हैं, सेकंड में उसको 92 मिला हुआ है, थर्ड में उसको कितना मिला हुआ है? 94 एंड 5th में उसको कितना मिला हुआ है? 95 मिला हुआ है। अब और 5th में उसको हमने कितना अज्यूम किया हुआ है? x अज्यूम किया हुआ है। तो जो एवरेज स्कोर है, ठीक है, ये जो एवरेज स्कोर है वो कितना हो जाएगा? एवरेज स्कोर कितना हो जाएगा? इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, कितना होना चाहिए? 87, ठीक है, 87 प्लस 92, ठीक है, प्लस 94, ठीक है, प्लस 94 प्लस कितना हो जाएगा? 95, है ना, और प्लस अभी हमने इसमें कितना अज्यूम किया हुआ है? x, तो ये कितना होना चाहिए? x, ठीक है, दिस इज x। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए? 5, है ना, डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए? 5। ठीक है, ये हो गया हमारा एवरेज स्कोर। अब हम क्या निकालना है? हमें क्या बोला गया है कि ए ग्रेड के लिए, है ना, एग्जामिनेशन में ए ग्रेड के लिए कम से कम जो एवरेज स्कोर है वो कितना होना चाहिए? 90 मार्क्स। कम से कम मतलब मिनिमम 90 या तो फिर उससे ज्यादा, अगर उससे कम रहा तो बात नहीं बनेगी। तो यहां पे देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर सिंस, ठीक है, सिंस गिवन, ठीक है, गिवन एवरेज स्कोर मस्ट बी at least of 90 मार्क्स, मतलब कम से कम का कितना होना चाहिए? 90 मार्क्स।
इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, इंप्लाइज एवरेज स्कोर, ठीक है, एवरेज स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है, एवरेज स्कोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिनिमम 90 है या तो फिर उससे ज्यादा, उससे कम रहेगा तो बात नहीं बनेगी, इसलिए इनइक्वालिटी हम क्या यूज करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, उससे ज्यादा या तो फिर उसके इक्वल में, उससे कम होगा तो नहीं बात बनेगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या यूज किया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा 90। तो आज आपका जो एवरेज स्कोर है सुनीता का जो एवरेज स्कोर है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, तभी उसको एग्जाम में क्या मिलेगा, ए ग्रेड मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एवरेज स्कोर हमने कितना लिखा हुआ है, ठीक है, एवरेज स्कोर हमने यहाँ पे नोट करके रखा हुआ है 87 प्लस कितना है यहाँ पे 92, ठीक है, प्लस कितना है हमारे पास यहाँ पे 94 और यहाँ पे कितना है प्लस 94 प्लस 95 और यहाँ पे कितना है प्लस x डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, ठीक है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे 7 प्लस 2 इज 9, 9 प्लस 4 इज 13, ठीक है, 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 18, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 8, 7 प्लस 2 इज 9, ठीक है ना, 4 इज 13, 13 प्लस 5 इज 18, ठीक है, रिमाइंडर इज 1, ठीक है ना, 9 9 से 27, 27 प्लस 8 है ना, कितना हो जाएगा 27 प्लस 8 इज 35, 35 और 1 कितना होना चाहिए 36 है ना, 36, तो 368 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 को हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 90, ठीक है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो 368 प्लस x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे देखो 9 5 से कितना होता है 45, तो ये कितना हो जाएगा 450, ठीक है, 450। इसी को आप कैसे लिख सकते हो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 450 माइनस, ठीक है, कितना हो जाएगा 368 है ना, कितना होना चाहिए 368, मतलब दिस इज 32, ठीक है ना, और ये कितना है 50, तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, ठीक है ना, कितना मिलेगा यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू है ना, कितना मिलेगा 82 है ना, कितना होना चाहिए 82, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 450 माइनस 368 कितना हो जाएगा आपका 82 हो जाएगा, तो x जो है वो कैसा होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 82, मतलब सुनीता को 5th एग्जामिनेशन में टू गेट द ग्रेड A इन द एग्जामिनेशन, उसको 5th एग्जामिनेशन में कम से कम कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे 85, ठीक है, कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे 82, अगर वो कम से कम 82 लेके आती है तो ही उसे एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा ए ग्रेड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, कम से कम 82 या फिर उससे ज्यादा है ना, कम से कम 82 या तो फिर उससे ज्यादा भी लिए तो चलेगा, लेकिन कम लिए तो बात नहीं बनेगी, ठीक है, तो इसलिए उसको कम से कम मिनिमम कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे 82, ताकि उसका जो ग्रेड बने एग्जामिनेशन में वो ए है ना, तो उसको कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे फाइनल एग्जामिनेशन में 82, तो लिख दीजिएगा वहां पे जैसे हमने यहां पे लिखा था, हेंस रवि हैज टू स्कोर 16, ठीक है, मिनिमम ऑफ से 35 मार्क्स इन द थर्ड यूनिट टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ 60 मार्क्स, तो ऐसे ही यहां पे आप नोट करेंगे हेंस सुनीता हैज टू स्कोर मिनिमम ऑफ 82 मार्क्स टू हैव एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स टू गेट द ग्रेड ए इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, इस तरीके से आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो चलो जी बढ़ते हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 23 एंड एग्जांपल नंबर 24, ठीक है ना, क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 23, फाइंड ऑल the pairs of consecutive odd positive integers both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11, ठीक है, तो आपको ऐसे consecutive odd positive integers निकालने हैं, ठीक है, जिनका जो कैसे है लेस देन 10 है, मतलब 10 से छोटे हैं, ऐसे आपको पॉजिटिव इंटीजर्स की ऑड पेयर ढूंढनी है ना, ऑड पेयर ढूंढनी है, ठीक है, और वो कैसे होने चाहिए कॉन्सिक्यूटिव होने चाहिए, मतलब एक के बाद एक आने वाले होने चाहिए, ठीक है, और वो ऐसी पेयर्स होनी चाहिए, ठीक है, जो क्या हो 10 से स्मॉल हो, दोनों भी कैसे हो 10 से स्मॉल हो, और अगर उनका सम किया जाए, उनको ऐड किया जाए तो उनका सम जो है वो 11 से ज्यादा आने वाला हो, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है, क्या कह रहा है कि फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स की आपको ऐसी पेयर्स निकालनी है जिसमें दोनों इंटीजर्स जो है वो 10 से लेस हो, दोनों इंटीजर्स क्या हो 10 से लेस हो, और जिनका सम जो हो वो 11 से ज्यादा आता हो, जिनका सम जो क्या हो 11 से ज्यादा होता हो, ठीक है। अब कॉन्सिक्यूटिव पेयर मतलब क्या, ठीक है, तो जैसे कि पता है हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास कौन कौन से है, ठीक है, जैसे देखो हमारे पास ऑड पॉजिटिव इंटीजर अगर हम बात करें तो हमारे पास 1 है, ठीक है ना, क्या है 2 है,
सॉरी 2 इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। देन क्या है 3 है, देन क्या है हमारा 5 है, देन है 7, ठीक है, देन है 9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। अब एक बात अगर इसमें आप नोटिस करो तो आपको दिख रहा होगा कि 3 इज अ कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ऑफ 1, है ना। 1 एंड 3 इज अ कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। 3 के बाद क्या है 5, 5 के बाद क्या है 7, 7 के बाद क्या है 9 है, ठीक है। तो अब आप एक बात नोटिस करो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। मतलब अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर 1 लेता हूं तो 1 से मुझे उसके बाद वाले इंटीजर में 1 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। देखो थोड़ा ध्यान से सुनो, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं 1 ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेता हूं, है ना, अगर मैं 1 ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेता हूं और मुझे उसके बाद का पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है तो मुझे 1 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आप 1 + 2 करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि यहां पे अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करें या फिर आप देख सको तो आप देख रहे होंगे कि यहां पे जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है नेक्स्ट एंड प्रीवियस पॉजिटिव इंटीजर में 2 का डिफरेंस है। बात आ रही है समझ में कि नेक्स्ट एंड प्रीवियस पॉजिटिव इंटीजर में अगले या फिर पिछले पॉजिटिव इंटीजर में 2 का डिफरेंस है। 5 के बाद 7 है तो 5 में कितने ऐड करने के बाद 7 आता है, 2 ऐड करने के बाद 7 आता है ना। और 7 के पीछे क्या है 5 है, तो 7 में से कितना निकालने के बाद 5 आता है, 2 निकालने के बाद आता है। इसका मतलब क्या है कि ऑड पॉजिटिव ऑड, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स में कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का जो डिफरेंस है वो क्या है 2 है ना। तो अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 से अगर मुझे नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर निकालना है, तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा 2 ऐड करना पड़ेगा। मान लो अगर मैं 3 लेता हूं और 3 का मुझे कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर निकालना है तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा 2 ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैं 3 में 2 ऐड कर दूंगा तो मुझे 5 मिलेगा। 5 में अगर मैं 2 ऐड कर दूंगा तो मुझे 7 मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो मैं यहां पे n जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेता हूं, है ना, मैं अगर मान लो n जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेता हूं तो इसका अगर मुझे कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। कहानी पकड़ में आ रही है? देखो ये सब रामायण में आपको इसलिए बता रहा हूं, ठीक है, कि यहां पे ना दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम और यहां पे कॉन्सेप्ट आपको बनाने हैं, हमें कॉन्सेप्ट बनाने दिया नहीं है, ठीक है। तो यहां पे देखो कि जैसे हम लोग इस नंबर्स को ऑब्जर्व करें या फिर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर आप देख सको तो आप देख रहा होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसमें हर पेयर, ठीक है, हर कॉन्जिक्यूटिव नंबर में कितने का डिफरेंस है 2 है। मतलब 1 3 इज अ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर ऑफ 1, है ना। 5 इज अ ऑड ठीक है कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर ऑफ 3, ठीक है। तो इनका बीच में का डिफरेंस कितना है 2 है। तो अगर मैं 3 पॉजिटिव इंटीजर लेता हूं तो उसका अगर मुझे, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव पेयर या फिर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर निकालना है 3 का, मुझे ऑड पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर निकालना है तो मुझे उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा 2 ऐड करना पड़ेगा। तो 3 में जब मैं 2 ऐड करूंगा तो मुझे 5 मिलेगा, है ना। तो अगर मैं 5 इंटीजर लेता हूं, एज अ 5 इंटीजर मेरा कंसीडर करता हूं और मुझे अगर उसका कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर निकालना है तो 5 में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा 2 ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके मुझे 7 मिल रहा है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं n यहां पे ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेता हूं तो इसका कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा n+2 होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, क्या होगा n+2। तो लिखिएगा यहां पे सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर, ठीक है, 23। सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 23, लेट, ठीक है, लेट n बी द ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, लेट n बी द ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि अगर n हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा n+2 होगा। जैसे 5 है तो 5 का ऑड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या है 7 है तो 7 का ऑड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या है, ठीक है, क्या है 9 है। तो वैसे ही अगर मैंने यहाँ पे 9 को ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिया हुआ है तो इसका कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा देन, ठीक है, देन n+2, ठीक है, देन n+2 इज अ कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, इज अ कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, इज अ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर ऑफ, ठीक है, इंटीजर ऑफ n, ठीक है। और यहां पे देखो दोनों क्या कहा गया आपको कि दोनों इंटीजर जो है बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, ठीक है। तो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर इंप्लाइज, ठीक है, देयरफॉर इंप्लाइज n इज लेस देन 10 एंड
n+2, ये भी कैसा होना चाहिए, लेस देन 10 होना चाहिए, ठीक है। इसी को अगर आप आगे लिखे तो n लेस देन 10, तो जो आपका एज इट इज रहेगा एंड, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, n+2, 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n लेस देन, यहाँ पे क्या मिलेगा 10-2, इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, n लेस देन 10 एंड, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो 10-2 कितना हो जाएगा 8, सो n इज लेस देन 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों कंडीशंस आपको मिल रही है कि n जो है वो लेस देन 10 है और n जो है वो क्या है, लेस देन 8 है। तो हम सबसे स्मॉलेस्ट वाला इंटीजर लेंगे, दैट इज 8, तो ये क्या हो जाएगा, n इज लेस देन 8, है ना। n जो है वो कैसा है, लेस देन 8 है, ठीक है। n इज लेस देन 8, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको दे देना इक्वेशन नंबर 1, है ना, इसको हम दे देंगे रेफरेंस नंबर 1, ठीक है। अब दूसरा इंफॉर्मेशन आपको क्या दिया हुआ है कि देयर सम इज मोर देन 11। तो अगर हमने ये ऑड कॉन्जिक्यूटिव ऑड, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हमने लिए हुए हैं, तो इनका जो सम है वो कैसा होना चाहिए, मोर देन 11 होना चाहिए, है ना, मतलब 11 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। एल्सो, ठीक है, एल्सो n प्लस n+2 ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 11। ग्रेटर देन का इनइक्वालिटी हमने क्यों लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है, मोर देन, इट इज अ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, है ना। यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इसलिए हमने क्या लिया, ग्रेटर देन का साइन लिया। साइड में आप चाहे तो ऐसा लिख देना गिवन, ठीक है, ये क्या है, हमें गिवन है, ठीक है, गिवन। सो देयरफॉर n प्लस n+2 ग्रेटर देन 11, इसी को आप क्या लिख सकते हो, n प्लस n+2 ग्रेटर देन 11, ठीक है। यहाँ पे देखो n प्लस n कितना हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, 11-2, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 2n इज ग्रेटर देन, ठीक है, 2n इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 11-2 मतलब क्या, 9, ठीक है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, n इज ग्रेटर देन 9 एंड n इज ग्रेटर देन 9, इसी का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, इसी का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 2, ठीक है, 2n इज ग्रेटर देन 9 ना, तो यहाँ पे 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n इज ग्रेटर देन 9/2, इसी का मतलब क्या होना चाहिए, n इज ग्रेटर देन, ठीक है, 9/2 का मतलब क्या होता है, 4.5, ठीक है ना। इसको आप दे देना रेफरेंस नंबर 2, ठीक है। नाउ रेफरेंस नंबर 1 और रेफरेंस नंबर 2 को आप ऑब्जर्व करो, ठीक है। अगर आप देख सको तो आपको दिख रहा होगा कि रेफरेंस नंबर 1 में n जो है वो 8 से लेस है और रेफरेंस नंबर 2 में n जो है वो क्या है, 4.2 से ग्रेटर है। तो फ्रॉम रेफरेंस नंबर 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम रेफरेंस नंबर 1 एंड 2 आप क्या बोल सकते हो कि n जो है वो ग्रेटर देन क्या है, कैसा है, 4.5 है, ठीक है। एंड n जो है वो कैसा, अगेन लेस है, किससे लेस है, 8 से लेस है। तो n की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है ना। अब ये इनइक्वालिटी आपको मिल गया कि n जो है वो ग्रेटर देन 4.5 है, n जो है वो कैसा है, 8 से लेस है। तो हमने क्या बोला था कि n जो है वो क्या है, एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। n क्या है, एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो भाई साहब 4.5 एंड 8 के बीच में कौन से ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे, है ना, देखो यहाँ पे 4.5 मतलब क्या, 4.5 के बाद आने वाला इंटीजर क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर 5 है एंड 8 से पहले आने वाला ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 7 है। तो n की पॉसिबल वैल्यूज, तो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n आर, ठीक है, आर क्या हो जाएगी, n इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 5, फर्स्ट आ जाएगा 5, देन क्या आ जाएगा 7। क्या ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। n कैसा था, ग्रेटर देन 4.5 एंड लेस देन 8, ठीक है। और n को हमने क्या कहा था कि ये क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो 4.5 और 8 के बीच में आने वाले ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, यहां पे आपको दिख रहा होगा ना 4.5, मतलब 4.5 के बाद वाला इंटीजर एंड 8 के पहले वाला इंटीजर। तो इन दोनों के बीच में का ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 5 एंड 7 है। तो आपकी n की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या हो जाएगी, 5 एंड 7। सो n इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 5 एंड 7 मिल गया। अब आपको क्या करना है, इसकी पेयर निकालनी है कि इसकी कितनी पेयर्स बन सकती है, ठीक है। n इज इक्वल टू 5 एंड 7 के लिए आपको क्या करना है, पेयर बनानी है, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर तो हमने देखो कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स हम कैसे बनाएंगे। अगर आप n लेते हैं, है ना, अगर आप n लेते हैं तो इसका कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या है, n+2 है ना। अगर आप n लेते हैं तो इसका कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या है, n+2, और आपको क्या बनाना है, ठीक है, पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव, है ना, पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर n हमने लिया हुआ है तो इसका कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या है, n+2 है। तो इसका पेयर क्या बनेगा, n, n+2, है ना, क्या बनेगा, n, n+2। तो मान लो अगर हमने n का जो वैल्यू है वो 5 रख दिया, n का अगर मैंने वैल्यू 5 रख दिया तो यहाँ पे, है ना, n अगर मैंने 5 रख दिया तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7,
कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और अगर मान लो ठीक है अगेन यहाँ पे एक पेयर के मिल गया आपको 5 एंड 7, अगर आपको मान लो यहाँ पे हमने n की जगह दूसरी पॉसिबल वैल्यू क्या है 7 है, तो अगर हमने यहाँ पे 7 रख दिया तो यहाँ पे देखो 7 + 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर ठीक है देयरफॉर 5 एंड 7, 7 एंड 9 ये आपको पेयर्स मिल रही। अब आपको वेरीफाई करना है कि जो हमें इंफॉर्मेशन दी थी ये क्या उसको फुलफिल करता है या फिर सेटिस्फाई करता है। तो देखो हमको क्या क्या कहा गया था कि जो ठीक है कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है वो कैसे है लेस देन 10 होने चाहिए, है ना। जो हम लोग पेयर्स बनाएंगे, जिनकी हम लोग पेयर्स बनाएंगे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स की, वो कैसी होनी चाहिए लेस देन 10 होनी चाहिए। तो देखो फर्स्ट पेयर आपको मिल रही है 5 7, 5 भी लेस है 10 से और 7 भी लेस है 10 से। दूसरा जो पेयर आपको मिल रहा है 7 9, इसमें 7 भी लेस है 10 से और 9 भी लेस है 10 से। तो ये फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या था कि सम ऑफ ठीक है सम इज मोर देन 11, और इनका अगर आप सम निकालो तो देखो 5 + 7 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना। 5 + 7 तो यहाँ पे आप लिख देना 5, 7 और इसका अगर आप सम निकालो ठीक है 5 + 7 इज इक्वल्स टू आपको कितना मिलेगा 12 मिलेगा, एंड इट इज ग्रेटर देन 11, मतलब मोर देन 11 मिल रहा है। वैसे ही अगर आप 7 9 का ठीक है 7 9 का अगर आप सम निकालो तो 7 + 9 कितना होता है भाई साहब 16, और 16 भी कैसा है ग्रेटर देन 11, मतलब ये भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया और ये भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, है ना। कि जो पेयर्स हम निकालेंगे किसकी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स की, ठीक है, उसमें के जो इंटीजर्स है वो कैसे होने चाहिए, एक तो 10 से लेस होने चाहिए, जो आपको दिख रहा है 5 7 7 9 आर द लेस देन 10, और उसका जो सम है वो कैसा होना चाहिए मोर देन 11। ये भी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है कि 5 + 7 इज 12 एंड 12 इज ग्रेटर देन 11। वैसे ही 5, 9 7 + 9 एंड इट इज ग्रेटर देन क्या है आपका 7 + 9 इज 16 एंड 16 इज ग्रेटर देन 11। तो ये दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई। सो दैट मींस व्हाट, ठीक है, दैट मींस व्हाट रिक्वायर्ड पेयर, ठीक है, रिक्वायर्ड पेयर्स, ठीक है, रिक्वायर्ड पेयर्स आर क्या होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारी 5 7, ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारी पेयर 5 7 एंड दूसरी पेयर क्या है हमारी 7 9, ठीक है, दूसरी पेयर क्या है हमारी 7 9, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, ठीक है, दैट इज एग्जांपल नंबर, ठीक है, एग्जांपल नंबर 24, ठीक है ना। तो सेम क्वेश्चन है जैसा हमने यहां पे किया था उसी की तरह इसको भी हमें सॉल्व करना है। एग्जांपल नंबर 24 क्या कह रहा है कि फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया ऑड, अभी आपको क्या करना है इवन पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए करना है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, और दोनों इंटीजर्स जो है कैसे होने चाहिए 5 से बड़े होने चाहिए, है ना। दोनों इंटीजर्स जो है वो कैसे होने चाहिए लार्जर देन 5, मतलब 5 से बड़े होने चाहिए। और दूसरा क्या कह रहा है कि देयर सम इज लेस देन 23, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यहां पे क्या है कि लार्जर देन 5 मतलब ग्रेटर देन का इनइक्वालिटी आएगा, और यहां पे क्या कह रहा है कि देयर सम इज लेस देन 23, तो यहां पे जो इनइक्वालिटी है वो कैसा आएगा लेस वाला आएगा, ठीक है। अब यहां पे सुनो, ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हम कैसे देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है अगर हमने बोला कि भाई भैया बताओ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे 2 लिखेंगे, देन 4 लिखेंगे, देन 6 लिखेंगे, देन 8 आएगा, देन 10 आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब यहां पे देखो कि अगर आप देख सको अच्छे से तो आपको दिख रहा होगा कि कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स में इवन पॉजिटिव इंटीजर्स में कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है ना। देखो 2 के बाद क्या है 4 है, 2 एंड 4 का डिफरेंस कितना है 2, 4 के बाद क्या है 6 है, 4 एंड 6 का डिफरेंस कितना है 2, 6 के बाद क्या है 8 है, 6 एंड 8 का डिफरेंस कितना है 2 है। मतलब अगर मैं कोई इवन इंटीजर लेता हूं और उसका अगर मुझे कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर निकालना है पॉजिटिव, है ना, इवन पॉजिटिव इंटीजर, अगर मैं कोई इवन पॉजिटिव इंटीजर लेता हूं और उसका अगर मुझे कॉन्सेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसमें 2 ऐड करना पड़ेगा। देखो जैसे यहां पे अगर मान लो कि मैंने 2 लिया, है ना, मान लो अगर मैंने 2 लिया और मुझे उसका कॉन्सेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर निकालना है तो 2 में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, सॉरी 2 में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा 2, तभी मुझे 4 मिलेगा ना, है ना। 2 का कॉन्सेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या है 4 है, 6 का, ठीक है, 4 का इवन कॉन्सेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या है 6 है ना। देन 6 का कॉन्सेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या है 8 है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई इवन पॉजिटिव इंटीजर लेता हूं और अगर मुझे उसमें से
उसका कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर निकालना है तो मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। कहानी पकड़ में आ रही है, ठीक है। अब सुनो, ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन हम लिखेंगे एग्जांपल नंबर 24 का, ठीक है। बताने का मतलब यही था कि अगर मैं मान लो n इवन पॉजिटिव इंटीजर लेता हूं तो उसका कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर भी क्या होगा, n+2 होगा, ठीक है। यही मुझे आपको बताना था, ठीक है। तो लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 24, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 24, ठीक है। अब देखो, ठीक है, लेट n बी द, ठीक है, लेट n बी द इवन पॉजिटिव, लेट n बी द इवन पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो अगर मेरा n इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो n का कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, n+2 होगा ना, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्या होगा, n+2। सो लेट n बी द इवन पॉजिटिव इंटीजर, देन, ठीक है, देन n+2, ठीक है, n+2 इज अ कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, इज अ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n, ठीक है ना, ऑफ n। अब देखो, ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 में दूसरा हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 5, मतलब दोनों भी कैसे है, 5 से बड़े हैं। तो अगर n और n+2 मेरे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो ये कैसे होने चाहिए, 5 से बड़े होने चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर इंप्लाइज, ठीक है, इंप्लाइज n इज ग्रेटर देन 5 एंड, ठीक है, एंड n+, ठीक है, n+2 इज ग्रेटर देन 5, है ना। n भी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, एंड n+2 भी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। इसी को आप कैसे लिखेंगे, n इज ग्रेटर देन 5 एंड n+2, 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, ठीक है ना, 2 ग्रेटर देन, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, 2 माइनस, ठीक है, 5 माइनस कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, n ग्रेटर देन 5, ठीक है, एंड यहां पे आपको क्या मिलेगा, n ग्रेटर देन 5 माइनस 2 कितना मिलेगा, 3, है ना, कितना मिलेगा, 3। अब देखो, ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि n ग्रेटर देन 5 लेने का या फिर n ग्रेटर देन 3 लेने का। अब देखो यहां पे ऑलरेडी बोला है कि जो भी आपका इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा वो 5 से बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए। तो कंडीशन में कौन सी यूज करूंगा, n ग्रेटर देन 5 वाली। यहां पे n ग्रेटर देन 5 भी है एंड n ग्रेटर देन 3 भी है, बट इन दोनों में से हम क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, यहां पे आपको क्या दिया हुआ है कि लार्जर देन 5, तो आपको क्या इनइक्वालिटी यूज करना पड़ेगा, n ग्रेटर देन 5। तो हम लिखेंगे यहां पे n ग्रेटर देन 5, तो इसको हम दे देंगे ऐसे भाई साहब रेफरेंस नंबर 1। आ रही है बात समझ में, इसको हम क्या देंगे, रेफरेंस नंबर 1। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ, कि दूसरा कंडीशन हमें क्या दिया था कि देयर सम इज लेस देन 23, मतलब उनका जो सम है, अगर आप उन दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हो तो उनका जो सम है वो लेस देन 23 होना चाहिए। अब देखो यहां पे एल्सो, ठीक है, एल्सो n+n+2, ठीक है, n+n+2 लेस देन, तो यहां पे इनइक्वालिटी क्या आएगा, लेस, ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, 23। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, n+n+2 ये क्या हो जाएगा, n+n इज 2n, है ना, कितना हो जाएगा, 2n + 2 इज लेस देन 23। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 2n लेस देन 23, 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा, 23 माइनस 2, ठीक है। तो ये आपको क्या मिलेगा, 2n लेस देन, ठीक है, क्या होना चाहिए, 23 माइनस 2 इज 21, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, n लेस देन, ठीक है, 21/2, है ना, 21/2। तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, n लेस देन 10.5, है ना, n लेस देन आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 10.5, है ना, 21/, ठीक है, 21/2 मतलब क्या, 10.5, ठीक है। अब देखो, ठीक है, इसको हम दे देंगे रेफरेंस नंबर 2, है ना, इसको हम क्या दे देंगे यहाँ पे, रेफरेंस नंबर 2। सो फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम रेफरेंस नंबर 1 एंड रेफरेंस नंबर 2, अगर आप रेफरेंस नंबर 1 और रेफरेंस नंबर 2 की तरफ ऑब्जर्व करो तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि भाई साहब यहां पे n जो है वो ग्रेटर देन 5 है, और यहां पे n जो है वो क्या होना, क्या है, लेस देन 10.5 है ना, मतलब ग्रेटर देन 5 लेस देन 10.5। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम मिला दे तो क्या बनेगा, n इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10.5, मतलब n की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो किसके बीच में है, 5 एंड 10.5 के बीच में। अब देखो 5 एंड 10.5 के बीच में पॉजिटिव इंटीजर, और इवन क्या है, n क्या है हमारा,
n क्या है हमारा, इवन पॉजिटिव इंटीजर है। तो 5 एंड 10.5 के बीच में आने वाले इवन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं, देखो यहां पे है ना, ठीक है। 5 और 10.5 के बीच में आने वाले इवन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, देखो 6 होगा, है ना, 5 से ग्रेटर है, 6 होगा, देन क्या है 8 होगा, देन 10 हो सकता है क्या, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहां पे क्या कह रहा है, लेस देन 10.5। तो 10.5 से पहले वाला इंटीजर 10 है ना, 10.5 से पहले आने वाला इंटीजर क्या है, 10 है। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n क्या होगी, ठीक है, पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n आर, ठीक है, ऑफ n आर क्या होने चाहिए, n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ठीक है ना, क्या होना चाहिए 6, 8 एंड 10, है ना, क्या होना चाहिए 6, 8 एंड 10। आ रही है बात समझ में कि हमें n ग्रेटर देन 5 एंड s लेस देन 10.5, इसका मतलब क्या था कि वहां पे n जो है वो इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपको 5 एंड 10.5 के बीच में आने वाले इवन पॉजिटिव इंटीजर्स की वैल्यू लेनी थी, किसके लिए, n के लिए। तो जब हमने यहां पे देखा तो यहां पे आप देखो 6 इज ग्रेटर देन 5, 6 ग्रेटर देन 5 है मतलब n की वैल्यू हो सकती है, 8 भी ग्रेटर देन 5 है मतलब n की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क था 10 के ऊपर, क्या 10 होगा, ऑब्वियसली 10 इज लेस देन 10.5, सो n कैन हैव द वैल्यू, ठीक है, 10 एज ए इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो आपको पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n कितनी मिली, n इज इक्वल्स टू 6, 8 एंड 10, ठीक है। अब यहां पे देखो n तो आपको मिल गया, अब आप क्या निकालेंगे, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स, है ना। अब n आपको मिल गया 6, 8 एंड 10, ठीक है। तो आपकी कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स कैसे बनेगी, n, n+2, है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे बोला था कि अगर हमारा n जो है वो इवन पॉजिटिव इंटीजर है, देन n+2 इज अ इवन कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव, ठीक है, देन n+2 इज अ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n, है ना। तो इनका पेयर्स हम कैसे बनाएंगे, n, n+2। तो अगर मान लो n की वैल्यू मैंने 6 ले ली, है ना, अगर मैंने n की वैल्यू 6 ले ली तो मुझे n+2 कितना मिलेगा, 6 + 2 इज 8 मिल जाएगा। अगर मान लो मैंने n की वैल्यू जो है वो 8 ले ली, अगर मान लो मैंने n की वैल्यू जो है वो 8 ले ली, तो n+2 मतलब 8 + 2 कितना हो जाएगा 10। और अगर मान लो मैंने n की वैल्यू 10 ले ली तो 10 + 10 कितना हो जाएगा 12। तो लास्ट पेयर आपको क्या मिलेगा, 10, 10 + 2 इज 12। आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से जो है वो आप पेयर्स बनाएंगे। अब वेरीफाई करेंगे कि ये जो हमने पेयर्स बनाई है क्या इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करती है। तो फर्स्ट पेयर को देखो, फर्स्ट पेयर को देखोगे तो 6 एंड 8 है ना, क्या है 6 एंड 8 है और ऊपर से कॉन्जिक्यूटिव है। 6 के बाद क्या आता है, 8 आता है, दिख रहा है आपको, 6 के बाद 8 आता है, देन 8 के बाद क्या आता है 10, दिख रहा है ना, 8 के बाद 10 आता है और 10 के बाद क्या आता है 12, मतलब कॉन्जिक्यूटिव है। दूसरी बात, ठीक है, क्या लार्जर देन 5 है, जो पेयर में इंटीजर्स हमने लिए हुए हैं क्या वो लार्जर देन 5 है। तो आप देखो फर्स्ट पेयर में 6 एंड 8 है, इट इज ग्रेटर देन 5, है ना। सेकंड पेयर है 8 एंड 10 है, तो अगेन इट इज ग्रेटर देन 5। एंड थर्ड पेयर में 10 एंड 12 है, ये भी कैसे ग्रेटर देन 5 है, मतलब ये कंडीशन यहाँ पे वेरीफाई हो गई, सेटिस्फाई हो गई, ठीक है ना। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि उनका सम जो है ना वो लेस देन 23 होना चाहिए। तो देखो अगर हम फर्स्ट पेयर को कंसीडर करें 6, 8 और इसका मैं एडिशन करूं 6 + 8, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 6 + 8 कितना मिलेगा 14 मिलेगा, एंड 14 इज लेस देन 23। तो फर्स्ट पेयर ने इस कंडीशन को वेरीफाई कर लिया, सेटिस्फाई कर लिया। दूसरा पेयर क्या है, यहाँ पे 8, 10 है, दूसरा पेयर क्या है 8, 10, 8, 10 में ऐड कर दोगे 8 + 10 तो आपको कितना मिलेगा 18 मिलेगा, और 18 भी कैसा है लेस देन 23 है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड के ऊपर चलते हैं, थर्ड क्या है हमारा 10, 12 है, ठीक है। तो 10, 12 को अगर आप ऐड करोगे, 10, 12 को अगर आप ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 22 मिलेगा, है ना, कितना मिलेगा 22, एंड ऑब्वियसली 22 इज लेस देन 23। मतलब तीनों पेयर्स जो है ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मींस व्हाट, जो पेयर्स हमने निकाली है दिस आर द करेक्ट पेयर्स, ठीक है। सो आप फाइनली कैसे लिखेंगे, रिक्वायर्ड पेयर्स, ठीक है ना, रिक्वायर्ड पेयर्स आर, क्या है पेयर्स रिक्वायर्ड, ठीक है। कौन कौन सी पेयर्स हमने निकाली है 6, 8, ठीक है, देन 8, 10, देन क्या है हमारा 10 एंड 12, ठीक है, देन क्या है हमारा 10 एंड 12, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो, लिखिएगा सॉल्यूशन।